अब इस कविता का जो प्रारंभ होता है वो उस बच्ची के लिए जो जो एक बिंब देते हैं, दृश्य बिंब का सुंदर उदाहरण है। ओस भरे कंपते गुलाब की टहनी पर तितली के पंखों सी सटी हुई धूप। अब आप देखिए, कंपते ओस भरे कंपते गुलाब की टहनी पर तितली के पंखों सी सटी हुई धूप। एक नाम है छोटा सा मेरे बेस्वाद खुले होठों पर तेरे लिए। ये बिंब के माध्यम से वो नाम एक देते हैं। तो ये जो, लेकिन अकेला बिंब नहीं है, इसमें गहरी संवेदना है, जिसको हम कहते हैं शाब्दिकता। मात्र अभिव्यक्ति का विशिष्टता ऐसा नहीं है, भाव अपनी संवेदना से भरपूर ये कविता है। इसको आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने इसके साथ साथ जीवन का भी संदर्भ उसी समय की कविता में आता है। जीने के लिए कुछ शर्तें, मनुष्य मात्र आत्मबद्ध नहीं हो सकता, उसे अपना व्याप बढ़ना होगा। इसकी भी बहुत अच्छी जीवन का विस्तार वो कैसे इस कविता में करते हैं। ये भी 1959 की कविता है, जीने के लिए कुछ शर्तें। उसकी पंक्तियां आप देखें। जरूरी है सोचते से हम लगे हों काम में, जरूरी है सोचते से हम लगे हों काम में, पर अंतरालों से कभी कोई कबूतर निकल जाए, कभी कनखी से अचानक दूर मंदिर कलश की कुछ लहरियां दिख जाएं, जरूरी है। काम में लगे हैं हम, अपने काम में लगे हैं, सारी चीज़ों से अलग हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमें अनजाने ही हम पूरे समाज से जुड़ें। तो ये, लेकिन आप जानते हैं कि धीरे धीरे केदारनाथ सिंह में सामाजिक संदर्भ बढ़ते गए, और ये चीज़ किस हद तक बनी, आप जानते हैं उनका जो दूसरा कविता संग्रह था जमीन पक रही है, फिर यहाँ से देखो, हाँ, और जो अकाल में सारस, इन तीनों में सामाजिक संदर्भ उनके बढ़ते गए। मैं एक दूसरी कविता, इनकी छोटी सी कविता का उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा, जो प्रेम कविता हम कह सकते हैं। और प्रेम कविता प्रयोगवादी कवियों ने भी लिखी, जिनको हम नई कविता के कवि मानते, सब ने अपने प्रारंभिक काल में वो लिखी। लेकिन इसमें कैसे सामाजिक संदर्भ आता है, मात्र 4 पंक्तियों की कविता है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। अब देखिए, एकांत समय के 2 लोग हाथ को हाथ में लिए हैं, लेकिन दुनिया की चिंता कर रहे हैं। ये जो सारा संदर्भ है, कैसे, यानी अब इसको अगर हम विश्लेषित करना चाहें तो क्या करें। जिस आदमी को एकांत में भी दुनिया नज़र आती हो, उसको दुनिया ने कितना सताया होगा। तो सामाजिक संदर्भ बहुत ही संकुलता से इन कवियों में और इस दौर की कविता में निरंतर बढ़ता गया। इसी तरह सर एक प्रश्न मैं थोड़ा पीछे जाकर के जानना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि अज्ञे ने शब्द पर विशेष महत्व दिया, और एक त्रिलोचन है वो वाक्य पर विशेष महत्व देते हैं। तीसरी बात सर आई कि भवानी प्रसाद मिश्र ने जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, ये बात कहते हैं। तो सर ये जो त्रिलोचन की कविता है, जैसा सभी जानते हैं, नगई मेहरा और चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, तो ये बात उसमें भी आती है कि शब्द पर तो भार नहीं देते हैं, वो वाक्य में ही रचना करने वाले कवि हैं। तो ये जो नई कविता की जो विशेषताएं बताई जाती हैं, ऐसी तमाम विशेषताएं हम देखते हैं कि त्रिलोचन की कई कविताओं में पाई जाती हैं। तो सर ये ऐसे उस समय की क्या ये वाद के ही कारण है, जैसा कि आपने पहले बताया कि परिमल और प्रतीक पत्रिकाएं और संस्थाएं, या त्रिलोचन का अपना विशेष मूड था कि वो नई कविता से नहीं जुड़ पाए, और या नहीं। देखिए, ऐसा है कि इसको मैं अगर थोड़ा सा इसको मैं बताना चाहूँ तो मुझे ये लगता है जी कि जो प्रगतिवादी कविता थी या प्रगतिवादी समीक्षा थी, उस पर अज्ञे जी और उस दौर के उन कवियों ने जो उस तरह से मानते थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक, जिसको कहते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाया
प्रगतिवादी कविता में स्थूलता भी बहुत कुछ थी। इसके कारण क्या हुआ कि जो दूसरे दौर के ये कवि थे, इनकी संवेदना सही होते हुए भी उस दौर में लोगों ने उनकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर इनकी हम बात करेंगे तो ये प्रगतिवादी माने जाएंगे और हमारी बात का कोई बहुत असर नहीं होगा। और यही कारण था वो परिवेश में। इसीलिए आप देखिए कि मुक्तिबोध अज्ञे जी के से वैचारक टकराहट करते हैं, लेकिन किसी इन कवियों का उदाहरण नहीं देते, अपनी भी बात नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई रचना प्रक्रिया की बात अपने में अगर सही है, लेकिन रचना प्रक्रिया में जो भाव हैं वो तो अमूर्त होते हैं, उनके लिए शब्द जब तलाशना पड़ता है तो बहुत सी चीज़ें उसमें नई आ जाती हैं। तो आप जो कहते हो कि नई कविता खोज है, तो ये खोज चाहे विषय निश्चित हो तो भी आती है वो खोज, और इस तरह से वो प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमला परोक्ष रूप से प्रगतिवादी संवेदना पर था, इसलिए ये कवि उपेक्षित रहे, जबकि इनकी कविता में जीवन और समाज अपनी पूरे जोश और खरोश के साथ मौजूद था। सर, छायावाद और प्रगतिवाद की तुलना में देखें तो नई कविता एक काफ़ी विकसित धरातल पर और लंबे समय तक अपनी प्रयोगवाद के साथ में देखें तो हमें देखने को मिलती है। तो सर, ये चूँकि छायावाद और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद ये जो विरासत के रूप में नई कविता है वो क्या ग्रहण करती है? क्या वो उन चीज़ों को, उन तथ्यों को कुछ मुलम्मा हटा करके, या उन चीज़ों को कुछ साफ सुथरे सोफिस्टिकेटेड ढंग से, या फिर कुछ विदेशी प्रभाव के कारण या आंदोलन के प्रभाव के कारण वो कहाँ तक विरासत को ग्रहण करती है, स्वीकार करती है? इस पर सर कहना। देखिए ओम प्रकाश जी, विरासत की एक बात अगर करें तो दो चीज़ें हैं। एक तो हम जिस वैचारिक धरातल पर नई कविता आंदोलन को देखते हैं, तो आज अगर हम उसका मूल्यांकन करें और बहुत सी कविताओं को देखें तो ऐसा लगता है, और जो कि रामविलास जी ने उस पर आरोप भी लगाया कि इसमें ज़्यादातर विदेशी संवेदना है। उनका जो जिसको कहते हैं त्रासदी है, द्वंद्व है, ये सब उधार का है, विदेशी है। और इसके लिए आधुनिकतावाद शब्द का आधुनिकता और आधुनिकतावाद में अंतर है, और इसीलिए इस पर सबसे ज़्यादा, और आज अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें कुछ सच्चाई भी लगती है कि बहुत कुछ आधुनिकतावाद से लिया हुआ प्रेरित था, और ये कलावाद और मार्क्सवाद का जो शीत युद्ध था उसकी पृष्ठभूमि भी हमें नई कविता, तथाकथित नई कविता पर दिखाई देती है। एक बात, लेकिन समग्रता से अगर हम देखें उस नई कविता आंदोलन, क्योंकि इसमें देखिए क्या है कि हमेशा जो जिसको हम लाइमलाइट कहते हैं, जो मुख्य प्रकाश में रहते हैं लोग, उनके अलावा भी एक धारा वो निरंतर चलती, जिनकी बात, जैसे अभी बात हुई हमारी नागार्जुन त्रिलोचन की, इन्होंने कविताएं तो उस समय बहुत लिखी हैं, और अगर उन कविताओं को देखें तो उसमें विरासत का पूरा स्वीकार है। इसी तरह मुक्तिबोध भले मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित हों, लेकिन उनमें भी भारतीयता और भारतीय संवेदना का उनका मनुष्य अमूर्त नहीं है, और वह मनुष्य जो द्वंद्व में है, उनके मनुष्य में जो बुद्धिजीवी है, मध्यवर्गीय मनुष्य है, लेकिन उसकी विडंबनापूर्ण स्थिति को वो अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं, भारतीय परिवेश में करते हैं। इसलिए ऐसा हम नहीं कह सकते कि नई कविता ने बिल्कुल अपनी परंपरा का विरोध किया, लेकिन परंपरा शब्द के साथ एक दूसरा शब्द है रूढ़ी। और आप जानते हैं कि अज्ञे जी ने जो टी.एस. एलियट का निबंध है उसका भावानुवाद रूढ़ी और मौलिकता के नाम से किया, तो वो भी वहाँ पर परंपरा का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि परंपरा में स्वस्थता होती है, और यह चीज़ इन कवियों में हमें दिखाई देती है कि नई कविता में उस परंपरा का प्रयोग हुआ। हाँ, उन्होंने उन रूढ़ियों को जरूर तोड़ा जो मनुष्य को के ऊपर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए आधुनिक मनुष्य यहाँ अमूर्त नहीं रहता, ये बात हमें मानना चाहिए। और यही चीज़, लेकिन छायावादी मानसिकता जिसको हम कह सकते हैं, उस आंदोलन में रूमानीपन था, उसमें एक चीज़ बहुत स्पष्ट थी कि प्रश्न बड़े थे, लेकिन उनको प्रस्तुति करने में आदर्शीकरण, या जैसे नारी है तो मुक्त करो नारी को मानव चिरबंदिन नारी को,
या नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये जो भावना का एक रूप सामने आया, प्रश्न बड़े थे लेकिन उनके उत्तर या उनका समाधान उन कवियों ने उस ढंग से नहीं लिया, जबकि इन कवियों ने, इनके यहाँ नारी का एक मूर्त रूप है, जैसा भी है उन चीज़ों को हमारे सामने रखते हैं। नगई मेहरा की जो तुमने बात की, उन चीज़ों में सारी चीज़ें, चंपा, अब आप देखिए वहाँ नगरीकरण का विरोध है जी। और उस पूरी मिट्टी से जुड़ना है कि मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं अपने पति को यह नहीं करी, ये सारी चीज़ें एक नए धरातल को हमारे सामने रखती हैं। सर, नई कविता एक व्यापक संदर्भ लेकर के चलती है और हम देखते हैं कि ये व्यापक संदर्भ है, उसमें बाद में ऐसा क्या होता है हम उसकी सीमाएं तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी कौन सी बातें आई कि आगे चल कर के धूमिल जैसे बड़े कवि और धूमिल जैसे अन्य कवियों ने भी नई कविता का अपने ढंग से विरोध किया, और भाषा के स्तर पर भी किया और शिल्प सौंदर्य के स्तर पर भी किया, और उन्होंने जैसे बगावती तेवर दिए। तो सर, धूमिल हैं या सौमित्र मोहन हैं या बाद के जो कवि आते हैं, उदय प्रकाश हैं या राजेश जोशी, तो सर इसमें जो फिर से पुनः वही सब सर की एक अलगाव फिर से दिखाई देता है। तो ऐसी कौन सी बातें, कौन से कारण थे कि ये नई कविता का जादू लगता है जैसे कि अब खत्म होने जा रहा है और एक नया प्रवाह सामने आता है? सर देखिए, हम यहाँ नई कविता शब्द का जब प्रयोग कर रहे हैं तो एक विशेष समय की कविता को ही केंद्र में रखेंगे, वो है सन 60 और ज़्यादा से ज़्यादा उसको 65 तक आप ले जाइए। उस समय के अनुसार की कविता जो है वो नई कविता आंदोलन से प्रभावित, चाहे वो उसका एक रूप अज्ञे जी के रूप में है, दूसरा मुक्तिबोध के साथ के कवियों में, ये एक मुद्दा हुआ। लेकिन सन 60 के बाद जो साठोत्तरी शब्द कविता में चलता है, उसके कुछ ऐतिहासिक कारण हैं, और वो कारण है सामाजिक राजनीतिक परिवेश, जहाँ पर मोहभंग की स्थिति होती है। चीनी आक्रमण 1962 में, हमारी अर्थव्यवस्था की कुछ कमियाँ, इन सारे कारण से उस समय, उस पूरे दौर में जो बुद्धिजीवी वर्ग था, इंटेलेक्चुअल था, उसकी आस्था कहीं टूटी। नया हमको लोकतांत्रिक प्रणाली मिली थी, उसके विरोध में उसका स्वर वहाँ सामने आया। इस संदर्भ में सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं विसंगतिपूर्ण परिवेश को सामने रखकर उन नई कविता के मूल्यों को, उन नई कविता की प्रतिष्ठा को, इस अकवितावादी आंदोलन, इसमें पर भी पश्चिम का प्रभाव हमें देख सकते हैं। लेकिन जो विसंगति, जो आक्रोश है, वो है जेन्युइन है, और इसके सबसे बड़े महत्वपूर्ण कवि जिन्होंने उस काव्य संस्कार को तोड़ा वो हैं धूमिल। अब देखिए, उन्होंने बड़े बड़े प्रश्नों को, लोकतंत्र, संसद, इन सारे प्रश्नों के, यानी बड़े प्रश्नों के ऊपर एक प्रश्न लगा, क्या आज़ादी 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, इसका कोई खास मतलब होता है? ये जो विद्रोह था उन परंपरित मूल्यों को लेकर, उस पूरी प्रणाली को लेकर, इसने उस काव्य संस्कार को, नहीं जो नई कविता के रूप में रूढ़ हो गया था, उसको तोड़ने का काम किया। हालांकि इसमें बड़बोलापन ज़्यादा था, लेकिन आप जानते हैं कि नक्सलवादी आंदोलन के बाद फिर से सामाजिक प्रतिबद्धता की बात आई, जिसको हम प्रतिबद्ध कविता कहते हैं, और उसमें धूमिल का दूसरा रूप भी हमें दिखाई देता है। लेकिन 80 के बाद जिसमें उदय प्रकाश और अरुण कमल, सुल्तान अहमद जैसे कवि हमारे सामने आते हैं, उनकी विशेषता ये है कि अब इसमें सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना दोनों हैं, लेकिन इन्होंने उसको पीछे रखा गवर्निंग बॉडी के रूप में, जिसको हम कहते हैं, यह दिशा निर्देश तो कर रहे हैं, लेकिन कविता जीवन के चित्रों के माध्यम से आई। और ये उदय प्रकाश, अरुण कमल, राजेश जोशी, सुल्तान अहमद जो गुजरात से हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, इन सब की कविताओं में उस वैचारिक प्रतिबद्धता के बाद जीवन के चित्र हमारे सामने दिखाई देते हैं, और इसलिए ये बदलाव भी दिखाई देता है। लेकिन नई कविता का काव्य सौंदर्य अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यह इससे परहेज नहीं हो सकता कि उन्होंने अनुभूति की प्रामाणिकता, सार्थक शब्द की तलाश या सार्थक सजगता, शब्दगत सजगता, शिल्पगत सजगता के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित किया। हम अपने भावों को
सही शब्दों में रखने के लिए चिंतित भी रहे, समीक्षकों पर भी एक दबाव बना, ये इस पूरे काव्य आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर समय का थोड़ा अभाव है, अन्यथा नई कविता और अकविता के जो संदर्भ हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। नेक्स्ट अगली बार हम इस पर भी चर्चा करेंगे सर, लेकिन थोड़ी सी बात अगर कहें तो नई कविता का जो और अकविता के बीच में जो सेतु है या जो अलगाव है वो किस ढंग से देखा जाए? नहीं, इसमें इतना आप जरूर कह सकते हैं कि मोह भंग की कविता है जी, अकविता, और उस मोह भंग के कारण एक खींच, एक बड़बोलापन भी दिखाई देता है, और ये उस नई कविता के तथाकथित काव्य संस्कारों को तोड़ता है। और इसीलिए बाद की परिवर्ती कविता में मुक्तिबोध से प्रेरणा लेने वाले कवि हमारे सामने आते हैं, आगे पीछे हट जाते हैं, जबकि उनके सार्थक शब्द की तलाश को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए उस विरासत को कविता में लिया तो गया है, लेकिन उस काव्य संस्कार का विरोध किया गया जो नई कविता ने एक तथाकथित एक प्रवाह को लेकर चलती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बायस एक संधान में आए और विद्यार्थियों को इससे लाभान्वित करवाया। पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।